नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की आज बैठक होने वाली है। दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा की इलेक्शन कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इन बैठक में टिकट को लेकर मंथन होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी बीजेपी की लिस्ट जारी कल होगी। और बता दें आपको कि पहले लिस्ट में 29 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। बाकी बची 41 सीटों पर भी आज मंथन होगा। आज जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इस बैठक के बाद शाम 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के सभी नेता शामिल होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची आज देर रात या कल सुबह जारी होगी। तो बता दें आपको कि दिल्ली चुनाव को लेकर आज मंथन बैठक होगी और इस बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है, ज्यादा जानकारी के लिए राजीव शर्मा इनपुट हेड हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ खास रह सकता है इस बैठक में और क्या पैमाना, क्या मापदंड होगा टिकटों के बंटवारे को लेकर? देखिए नेहा, ये जो आज की मीटिंग है बहुत कई मायनों में इम्पोर्टेंट हो गई है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने परवेश वर्मा के खिलाफ आरोप लगाया और इलेक्शन कमीशन ने उस पर जांच भी बिठा दी है। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को एक तरीके से आरोपित किया है। बीजेपी ने इसको अपना मुद्दा बनाया है। इन सारे मुद्दों के बीच में आज है और अब ये जो बाकी 41 लोग बचे हुए हैं, इनके जो प्रत्याशी बचे हुए हैं, इनके नाम तय करने में ये दोनों जो मुद्दे हैं बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। अब ये देखा जाएगा कि इन दोनों मुद्दों को किन चेहरों को सामने रख करके इन मुद्दों को भुनाया जा सके। ये बीजेपी की पूरी रणनीति रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में शामिल होने का ये एक मकसद हो सकता है कि संदेश हो सकता है कि किसी भी तरीके से दिल्ली का चुनाव जीतना है और चुनावों में अपनी भाषा को मर्यादित रखना है। ये भी एक संदेश बीजेपी का आलाकमान अपने प्रत्याशियों को और अपने प्रचारकों को देने जा रहा है। तीसरी चीज जो बड़ी हो सकती है वो ये कि दिल्ली सरकार के केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार हैं उनको सामने जोर शोर से लाया जाए। भाषा की मर्यादा को संयमित करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार के जो भ्रष्टाचार रहे हैं उनको सामने लाया जाए। अरविंद केजरीवाल ने राजीव जी देखिए 29 सीटों पर मुख्यमंत्री कहा था, ये मुद्दा भी उठा सकते हैं। राजीव जी 29 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन 41 सीटें जो हैं उस पर आज मंथन हो रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या पैमाना, क्या मापदंड है, क्या आधार है जिसके आधार पर जो टिकटों का बंटवारा है वो होगा, कैसे कैंडिडेट्स का चुनाव किया जाएगा, क्या पैमाना है भारतीय जनता पार्टी का? ये 41 सीटें कितनी अहम है? ये 41 सीटें बहुत अहम है नेहा। मैंने आपको अभी बताया कि इसका एक मुद्दा यह रहेगा कि अब जिताऊ प्रत्याशी कौन हो सकते हैं। दो बड़े मुद्दे केजरीवाल ने बीजेपी को दे दिए हैं और दिल्ली के आउटर एरिया में पूर्वांचल के बहुत ज्यादा मतदाता 70% जो वोटर्स हैं पूर्वांचल आउटर दिल्ली में वो 70% है आउटर दिल्ली में पूर्वांचल के और यूपी के मतदाता। तो उनको अब कैटर करना है कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा जो इन सारे मतदाताओं के बीच में लोकप्रिय हो या उन वोटों को, उन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करे। ये सबसे बड़ा पैमाना होगा नेहा। जी बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शुक्रवार को फिर से भाजपा की सदस्यता लेंगे। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद वह अब फिर मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय होंगे। रांची स्थित झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में दोपहर 1 बजे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। राज्यपाल रहते हुए व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रह सकता है और इस कारण रघुवर दास ने राज्यपाल बनने से पूर्व ही पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अब वह दोबारा सदस्य बनकर पार्टी में सक्रिय होंगे। रघुवर दास के दोबारा से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने से उनके समर्थकों में उत्साह है। बता दें आपको कि शुक्रवार को रघुवर दास रांची के धुरवा स्थित अपने आवास से निकलकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद वे भाजपा के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भी फूल चढ़ाकर उन्हें नमन करेंगे। उनके साथ ही भाजपा में शामिल होने से उत्साहित समर्थकों ने रांची में इस आयोजन को लेकर खूब बैनर पोस्टर लगाए हैं। शुक्रवार को भी कार्यक्रम में आयोजन से पहले गाजे बाजे के साथ ही रघुवर दास प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और भाजपा नेता संजय जायसवाल ने बताया कि कार्यकर्ता इस दौरान आतिशबाजी भी करेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बताया ये जा रहा है कि फिलहाल जो रघुवर दास है वो दोबारा से प्रदेश की राजनीति में शामिल होने की आज यहाँ किया जाएगा और आज से ही प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होंगे और शुक्रवार को रघुवर दास यानी कि आज धुरवा स्थित आवास से निकलकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। क्या कुछ आज का खास कार्यक्रम रहेगा, ज्यादा जानकारी देने के लिए अजय सिंह ब्यूरो हेड हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ आज का खास कार्यक्रम रहेगा, विस्तार से बताएं। देखिए नेहा, आज जो है वो रघुवर दास जो है आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 12:15 बजे आज भाजपा के जो प्रदेश कार्यालय है वहां जाएंगे और वहां जाने के बाद वो जो है भाजपा की सदस्यता का ग्रहण करेंगे। चूंकि देखने वाली गौरतलब बात है कि जब एक समय ऐसा कुछ दिन पहले की बात है जब रघुवर दास जो है सक्रिय राजनीति से दूर होकर और जो उड़ीसा के राज्यपाल जब बने थे, फिर जो है तो जब उड़ीसा के राज्यपाल बने थे और उन्होंने जब त्याग पत्र दिया है तो अब उनको फिर से सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। उसी कड़ी में आज उनकी 12:15 बजे है वो जो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और वो जो है सबसे पहले वो वहां से अपने आवास जो उनके धुरवा में जो पहले से जो आवास है वहां से निकलकर जो है बिरसा मुंडा के जो है उस पर मूर्ति पर वो माल्यार्पण करेंगे। वहां से गुजरने के बाद वो सीधे वो जो प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे जहां वो पहले ही से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जो है वो खुद आई हुई हैं और वो जो है भाजपा के जो प्रदेश के जो तमाम जो आला जो अधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रघुवर दास, सारे लोग जो है उनकी अगुवाई करेंगे और भाजपा की वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। गौरतलब बातें ये भी हैं कि जो भाजपा के जो है जो पिछले जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे जो उसमें आशातीत सफलता नहीं मिली थी, जो आदिवासी जो बहुल जो क्षेत्र है उस पर भाजपा ने बहुत साधने की कोशिश की थी लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली और पहले की अपेक्षा भी पिछले चुनाव की अपेक्षा भी इस बार का जो है स्कोर कम रहा था। इसीलिए फिर से भाजपा ने एक नई नीति के तहत एक ओबीसी जो चेहरा है उसको लाने की कोशिश की है जिससे कि जो भाजपा जो है वो फिर से जो है सक्रिय राजनीति में यहाँ में जो है वो फिर से इसकी ताजपोशी हो सके। गौरतलब बात है कि जो कुछ दिन पहले की बात है यानी पिछले विधानसभा में चुनाव में रघुवर दास ही एक ऐसे एकमात्र नेता है जो पूरा जो 5 साल का जो कार्यकाल होता है उन्होंने 5 साल का पूरा कार्यकाल किया था और उनके जो टेन्योर में जो हुआ था वो भाजपा ने कुछ नए आयाम गढ़े थे, उनको ये बने थे। तो इसी परिस्थिति को देखते हुए जो भाजपा के जो आला जो लोग हैं प्रदेश भाजपा के जो आला लोग हैं उनका कहना है कि जो है अब कुछ वैसे ओबीसी चेहरा को सामने लाया जा सके जिसमें कि फिर से भाजपा में एक नई जान फूकी जा सके और फिर से ताजपोशी हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के अंदर बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार शाम सरगांव थाना क्षेत्र में रामबोड़ इलाके में कुसुम प्लांट में चिमनी गिरने से 30 लोग दब गए हैं। इसमें 5 से ज्यादा लोगों की
मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद मौके से 2 लोगों को चिमनी से मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जारी है ये प्रयास और ये हादसा मुंगेली जिले के अंतर बिलासपुर राय राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे रामबोड़ गांव में स्थित कुसुम प्लांट में हुआ है। शुरुआती जानकारी के अनुसार प्लांट में रखे भारी सैलो सामान भंडारण टैंक अचानक गिर जाने से वहां काम कर रहे कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। 30 मजदूर इसी मलबे के नीचे दब गए। ये देख प्लांट में काम कर रहे अन्य कर्मचारी चीख पुकार मचाने लगे और आनंद फानंद में हादसे की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही सरगांव थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर जिले के आला अधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। अभी तक मलबे से 2 लोगों को बाहर निकाला गया है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 5 से ज्यादा की मौत की आशंका जताई जा रही है। बताया भी जा रहा है कि कुसुम प्लांट को इलाके में स्पंज आयरन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट्री अभी निर्माणाधीन है। गुरुवार को काम काज के दौरान ही चिमनी गिर पड़ी और 30 लोग उसी में दब गए। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कवायद भी लगातार जारी है और मलबे को हटाने के लिए बड़ी क्रेन और जेसीबी मशीनें भी मंगवाई गई है। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस और मेडिकल की टीम भी मौके पर मौजूद है। पीयूष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पीयूष, इस हादसे की मुख्य वजह क्या रही? देखिए, साइलो टैंक है जो ओवरलोड के कारण गिरा है ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और ये पूरा मामला रामबोड़ के जो गांव है रामबोड़, वहां पे ये कुसुम स्टील एवं पावर प्लांट अभी 3 साल पहले ही लगा है और इसमें अभी निर्माण चल ही रहा है। एक्सटेंशन इतने जल्दबाजी में किया जा रहा था जिसमें कोई किसी प्रकार की भी यहाँ पे सतर्कता नहीं बरती जा रही थी, उसके कारण ये हादसा हुआ है। और ये जब चिमनी कल दोपहर को गिरी है तो गिरते साथ ही उसके नीचे 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 5 वहीं मर गए थे और 1 की मृत्यु हॉस्पिटल में हुई है। तो ऐसे 6 लोग मर चुके हैं और करीब 24 से 25 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे, इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। हालांकि रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुकी है। अरुण साव जो वहां के विधायक भी है लोरमी के, और उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। सिम्स हॉस्पिटल जो बिलासपुर में है, जितने भी यहाँ पे घायल हैं उनको तत्काल वहां पे रिफर करके उनका प्रारंभिक उपचार किया जाए और जो अगर क्रिटिकल पोजीशन में तो उनको रायपुर रिफर किया जाए। हालांकि इस मामले में जो सबसे बड़ी बात है, हम दर्शकों को ये बता दें कि जब चिमनी गिरी है तो इतनी तेज आवाज थी कि आसपास के गांव के लोग भी वहां पे जमा हो गए थे और परिजनों ने, जिनके लोग वहां खत्म हुए हैं मजदूर, उनके परिजनों ने हंगामा किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी प्रकार का मेंटेनेंस इन 3 सालों में मैनेजमेंट के द्वारा नहीं किया गया था। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने जांच की मांग की है और बड़े मुआवजे की बात भी यहाँ पे सामने आ रही है। नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मेरठ से आ रही है। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मेरठ में लिसाड़ी गेट के सुहेल गार्डन कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। 3 लाशें बेड के अंदर थी और बेड का एक जो गेट है वो बाहर से लॉक था और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। मृतकों में माता पिता और 3 मासूम बेटियां हैं, जिसमें एक की उम्र तो महज 1 साल ही बताई गई है। इसकी लाश को बोरी के अंदर भरकर बेड में डाल दिया गया था। आरोपियों ने पति पत्नी की हत्या कर उनकी लाश को फर्श पर छोड़ दिया था। अब सवाल उठता है कि आखिर इनकी हत्या किसने की, कौन इतनी आसानी से घर के अंदर दाखिल हुआ और 5 हत्या करके आसानी से निकल गया। किसी को भनक तक नहीं लगी। घर का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ था, जिससे लूटपाट की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इन 5 हत्याओं के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, कहीं से कोई सुराग मिल जाए। क्योंकि घर का दरवाजा बाहर से लॉक था तो आरोपी ही दरवाजे को लॉक करके गए होंगे।
लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आज शाम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर शव हैं। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जिले की सारी टीमें आई हैं और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाए। तो बता दें कि मेरठ का ये पूरा मामला है और मेरठ में ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है और ये तय कर रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे, इस सनसनीखेज वारदात के पीछे किसका हाथ है। तो मेरठ का ये पूरा मामला है। मेरठ के लिसाड़ी गेट के सोहेल गार्डन कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। 3 लाशें बेड के अंदर थी। घर का गेट बाहर से लॉक था और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। मृतकों में माता पिता और 3 मासूम बेटियां हैं, जिसमें एक की उम्र तो महज 1 साल ही है। इसकी लाश को बोरी के अंदर भरकर बेड में डाल दिया गया था। आरोपियों ने पति पत्नी की हत्या कर उनकी लाश को फर्श पर छोड़ दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी हत्या किसने की, कौन इतनी आसानी से घर के अंदर दाखिल हुआ और 5 हत्या करके आसानी से निकल गया। किसी को भनक तक नहीं लगी। घर का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ था, जिससे लूटपाट की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इन 5 हत्याओं के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो बता दें आपको कि मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां बताई जा रहा है कि घटना के बाद जो आरोपी है, जो संदिग्ध लोग हैं, वो दरवाजे को बाहर से बंद करके गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये किसी आपसी रंजिश का मामला है और इस पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है। राजन सोन का इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, जानना चाहेंगे कि अभी तक पुलिस क्या कुछ खुलासा कर पाई है इस पूरे मामले पर? हाँ देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से 9 बजे ये खबर फ्लैश हुई कि 5 लोगों की हत्या एक साथ की गई है और वो 5 के 5 एक ही परिवार के रहने वाले थे। और सबसे चौंकाने वाला मामला ये है कि पति पत्नी को एक गठरी में बांधकर उन हत्यारों ने जमीन पर फेंक दिया था और वहीं जो उनके 3 मासूम बच्चियां थी, जिसकी उम्र 8 साल, 4 साल और 1 साल, यानी कि तीनों बच्चियों की उम्र जो है 10 साल से नीचे की थी, उन सभी का शव जो है बोरे में बंद और वो भी बेड के बॉक्स में मिला। वो बेड का बॉक्स जो सामान रखने के लिए काम में आता है। और आप देखिए, जब मृतक का भाई घर पहुंचा, वो काफी तलाश की, जब नहीं मिल पाया तो गेट के बाहर जो ताला लगा था उसे तोड़ा गया और उसके अंदर दाखिल होने पर इस पूरे मामले का जो है वो खुलासा हो पाया। वहीं पुलिस ने जो मृतिका है, यानी कि मोइन की पत्नी के परिजनों के जो तहरीर की, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 3 लोगों के नामजद और कुछ अज्ञात दिए। फिलहाल जो अभी सूचना आई है वो एसएसपी डॉक्टर विपिन टाटा की तरफ से, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बताया यह भी गया है कि पूरे 1 दिन से वो परिवार ना तो कोई आता हुआ दिखाई दिया था, ना ही कोई जाता हुआ दिखाई दिया था। वो लापता परिवार था जिसकी तलाश जो है पूरे 1 दिन से उसका परिवार कर रहा था। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हमने आते जाते नहीं देखा। ऐसे में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मासूम बच्चों को ये भी जो बात सामने आई है निकलकर कि मासूम बच्चों को नशीला पदार्थ दिया गया, जिसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और बताया ये भी जा रहा है कि किसी धारदार हथियार से उनके गले पर वार किया गया। तो वहीं पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने जो है 5 शवों को भेज दिया। बहुत जल्द पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आने वाली है। वहीं कुछ जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और एसएसपी विपिन टाटा का साफ तौर पर कहना है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो कर दिया जाएगा। वहीं चौंकाने वाली बात है कि 5 लोगों की एक साथ जो हत्या करी गई है, उससे पूरा मेरठ ही नहीं,
बल्कि उत्तर प्रदेश पूरा दहल गया है, क्योंकि एक साथ 5 हत्या कर देना बहुत बड़ी वारदात कहलाई जाती है। वही जो हत्यारे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से ताला लगा के वो कामयाब हुए भागने में, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर नहीं होंगे। बहुत जल्द पुलिस उन्हें अपने शिकंजे में कस लेगी और बहुत जल्द सलाखों के पीछे भेजेगी। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक जिले में 5 हत्या एक साथ हुई थी, उसका भी खुलासा अब तक नहीं हो पाया। और इसके बाद में अब मेरठ में ये कल रात की मामला है, जब 9 बजे उसका भाई, मृतक का मोइन का भाई जब घर पहुंचा तो ताला लगा देखा, ताले को तोड़ा गया और जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो महज 70 गज के मकान में 5 शव देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। बताया ये भी जा रहा है कि मोइन का जो भाई है जिसने ताला तोड़ के घर में घुसा था, पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। पुलिस उससे भी सख्ती से पूछताछ कर रही है। बहुत जल्द पुलिस का दावा है कि चौंकाने वाला खुलासा होने वाला है, क्योंकि ये हत्याएं जो कई है वो किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं, तो परिवार का भी सदस्य हो सकता है इसमें मिला हुआ। तो वहीं एक झोला छाप डॉक्टर है, उसे भी हिरासत में लिया गया है, मोइन के भाई को भी हिरासत में लिया गया है और अन्य लोगों को भी पुलिस जो है शक के दायरे में हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। बहुत जल्द इस ठीक है राजन, कोई आसपास के लोगों का कुछ कहना है क्या इस पूरे मर्तबा, क्योंकि जब इस तरह के वारदात घटी होगी तो चीख पुकार भी मची होगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में कुछ आसपास के लोगों का कहना, कौन आता था इनके घर में, क्या कुछ कहना है आसपास के लोगों का? देखिए, बनारस का रहने वाला परिवार था जो मेरठ मजदूरी करने आया था और मेरठ के विभिन्न इलाकों में ये किराए पर रहा। अब ये लिसाली गेट थाना क्षेत्र का सोहेल गार्डन है, वहां पर इन्होंने कमरा लिया किराए पर और ये वहां पर अपने परिवार को लेकर रह रहा था और मिस्त्री का ये मोइन जो है वो काम किया करता था। वहीं जो आपने सवाल किया कि आस पड़ोस में किसी ने देखा आते जाते, तो बुधवार का दिन से ये पूरा परिवार लापता था। बाहर गेट पे ताला लगा हुआ था, किसी ने आते जाते नहीं देखा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जो मदद मिलेगी पुलिस को वो सीसीटीवी कैमरे और मृतकों के मोबाइल से भी मिलेगी। तो फिलहाल चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया राजन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर मेरठ का ये पूरा मामला है। बता दें आपको कि जहां पर ये सनसनीखेज वारदात हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि पत्रकार की हत्या की साजिश 4 से 5 दिन पहले ही रची गई थी। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर ने अपने बैंक खाते से 27 दिसंबर को बड़ी रकम निकाली थी, जो इस हत्या की साजिश का अहम हिस्सा साबित हुई। पुलिस को गुमराह करने के लिए मुकेश का मोबाइल तुमनार नदी के किनारे झाड़ियों में छुपाया गया था। जांच में पता चला है कि आरोपी सुरेश चंद्राकर और उसके साथी पत्रकार मुकेश चंद्राकर से भ्रष्टाचार उजागर करने की बात को लेकर नाराज चल रहे थे। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने हत्या की योजना बनाई। पुलिस को पता चला है कि आरोपी ने कई महत्वपूर्ण डेटा अपने मोबाइल फोन में डिलीट कर दिए थे। पुलिस ने जांच के दौरान 100 से ज्यादा सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच भी की है। पुलिस ने इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी ने अपनी जांच में एआई और OSINT टूल्स का भी प्रयोग किया है। यह पहली बार है जब इस तरह के टूल्स को ऐसे हत्याकांड की जांच में इस्तेमाल किया गया। हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड और अन्य सामान भी बरामद किए गए। बीजापुर की अगर हम बात करें, बीजापुर गीदम नेशनल हाईवे पर तुमनार नदी के पास हथियार छिपाए गए थे। मुकेश चंद्राकर का मोबाइल भी तुमनार नदी के पास पुलिया में तोड़कर फेंका गया था। पुलिस जो है वो आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे थे। बताया भी जा रहा है कि पुलिस ने गोताखोरों की मदद से मोबाइल की तलाश की, लेकिन मोबाइल ढूंढने में पुलिस को सफलता नहीं मिली। आरोपियों ने इस हत्या की वजह सड़क निर्माण के दौरान हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने की खबर को बताया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि महाराष्ट्र और तेलंगाना पुलिस को भी अभियान में शामिल किया था। सुरेश चंद्राकर के पास 4 गाड़ियां थी जिन्हें हत्या के बाद पुलिस ने जब्त किया था और जांच में ये भी सामने आया है कि सुरेश और उसके भाइयों ने हत्या से 4 दिन पहले की साजिश रची थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने इस मामले को और ज्यादा गहराई से जांच का मन बना लिया है। अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाले काउंटी लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी भयानक आग और ज्यादा भयानक होती जा रही है। इस भीषण आग में अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1100 इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इससे सांता मोनिका पर्वतमाला और साथ ही साथ प्रशांत महासागर के बीच बने कई जो महंगे घर हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। बता दें कि जंगलों में लगी आग अब विकराल रूप ले चुकी है। ये आग फैलकर अब लॉस एंजेलिस और हॉलीवुड हिल्स में बाहरी तबाही मचा रही है, जिससे हजारों लोग पलायन
करने को मजबूर है। इस आग को कैलिफोर्निया के इतिहास की दूसरी सबसे विनाशकारी आग बताया जा रहा है। आग 1900 एकड़ के दायरे में फैली हुई है और लगातार इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। आग से हॉलीवुड में हंगामा मचा हुआ है। कमला हैरिस से लेकर पेरिस हिल्टन, जेमी ली कर्टिस, टॉम हैक्स और मैंडी मूर जैसे सेलिब्रिटीज के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन कैल फायर ने जानकारी देते हुए कहा है कि पैलिसेड्स में मंगलवार से शुरू हुई विनाशकारी आग ने तेज हवा की वजह से विकराल रूप लिया। बुधवार दोपहर तक ये आग 15,800 एकड़ तक फैल गई और इस पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड लगातार पानी की कमी से जूझ रहा है। आग बुझाने के लिए 60 और कंपनियों को मुस्तैद किया गया है। आग से लॉस एंजलिस को $50 बिलियन से ज्यादा का नुकसान होने के अनुमान है और अमेरिका के जंगलों में लगी आग ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। रिकॉर्ड संख्या में फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में लगी हुई है। हेलीकॉप्टर्स और विमानों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आग बुझने के बजाय और तेजी से फैल रही है। इसकी वजह से तूफानी हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। हवाओं की दिशा बदलने से भी आग लगातार अलग अलग जगहों पर फैल रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।